सो वेलकम एवरीवन। आज हम हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग मॉड्यूल के सब मॉड्यूल ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी में। और आज है अपना लेक्चर नंबर 14 और ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी का है ये सेकंड पार्ट, सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्वीफर्स। ठीक है, आज से अपन एक्वीफर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन किस किस पॉइंट पर चर्चा करेंगे? सबसे पहले व्हाट आर द एक्वीफर्स, देन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कन्फाइंड एक्वीफर। दो टाइप के एक्वीफर्स होते हैं, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड। तो पहले अपन कन्फाइंड के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन एक्वीफर के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, देन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द कन्फाइंड इक्वेशंस डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए अपन देखेंगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक पे अपन एक एक स्लाइड पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कि इक्विफर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मान लीजिए कि ये एक अपने पास सब सरफेस का एक छोटा ये एक सेक्शन है अपने पास। ठीक है, तो होता क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये नीचे जो होती है इम्परमेबल लेयर होती है। ठीक है, जिसमें वाटर ट्रांसमिट नहीं कर सकती, बहुत डीप होती है, इसको अपन बोलते हैं बेड रॉक। ओके, तो होता क्या है जियोलॉजी में, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि ये जो इम्परमेबल लेयर है ये भी मल्टीपल होती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये दो लेयर है। ठीक है, ये भी एक इम्परमेबल लेयर है, बट तो थिकनेस है इससे कम है। ठीक है, तो ये जो इम्परमेबल लेयर है, ठीक है, यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई वाटर ट्रैप है, ओके, तो वो वाटर जो है वो ट्रांसमिट भी नहीं कर सकता नीचे, और यहाँ ऊपर भी इसका ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाटर का रिचार्ज एरिया कोई बहुत दूर कोई फॉरेस्ट एरिया है या कोई ओपन एरिया, वहां से इस वाटर का रिचार्ज होता है, और वहीं से इम्परमेबल लेयर है दोनों साइड में इसको ट्रैप करके रखती है। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें जनरल इन जनरल, इस इम्परमेबल लेयर के ऊपर ओपन सरफेस है, तो वाटर जो है रिचार्ज होता है, डीप परकोलेट होता है, देन ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है। ओके, तो ये अपने पास हो गया जोन ऑफ सेचुरेशन, और ये हो गया अपने पास जोन ऑफ एरिशन। ठीक है, तो इस टाइप के इक्विफर्स को बोलते हैं जिसमें बिलो में तो इम्परमेबल लेयर है, तो वाटर जो ट्रांसमिट नीचे नहीं हो सकता, बट जो ओपन सरफेस रहती है ऊपर से, इसका मतलब है कि वो एटमोस्फेरिक प्रेशर पे होता है। तो इस टाइप के इक्विफर को अपन बोलते हैं अनकन्फाइंड इक्विफर। ठीक है, और जो इक्विफर्स जो होते हैं जो दोनों साइड से इम्परमेबल लेयर के बीच में कन्फाइंड होते हैं, उनको बोलते हैं अपन कन्फाइंड इक्विफर्स। ठीक है, तो इस टाइप के इक्विफर को बोलेंगे अपने पास कन्फाइंड इक्विफर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कन्फाइंड इक्विफर किसको बोलेंगे? द इक्विफर व्हिच इज कन्फाइंड बिटवीन द टू इम्परमेबल लेयर और नोन एज द कन्फाइंड इक्विफर। ठीक है, और अनकन्फाइंड किसको बोलेंगे? जिसके बिलो में इम्परमेबल लेयर होती है, लेकिन एबव में जहां पर ओपन सरफेस होती है। ठीक है, ओपन सरफेस, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इसको अपन बोलते हैं वाटर टेबल। ठीक है, तो एबव जो है वो वाटर टेबल होगी, और बिलो जिसमें इम्परमेबल लेयर होगी उसको अपन बोलेंगे अनकन्फाइंड इक्विफर। ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होती है, अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब मेन बात ये करते हैं एक्विफर बोलते किसको है अपन। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन से कुछ, तो सबसे पहले है एक्विफर उनको बोलेंगे जो पोरस हो, मतलब जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो। ठीक है, और उस पानी को वो यील्ड भी कर सके, उस पानी को वो ट्रांसमिट भी कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली अपना टारगेट ये है कि मैंने आपको बताया था ग्राउंड वाटर में थ्री क्वेश्चंस है कि हाउ मच वाटर इज देयर, एंड इट कितना वाटर को उसको ट्रांसमिट करने का, और कितना अपन उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस पे बेस्ड होती है। तो एक्विफर्स क्या होते हैं कि अपन को ऐसे फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो हो, ठीक है, बट उस वाटर को वो यील्ड भी कर सके, उस वाटर को ट्रांसमिट भी कर सके, क्योंकि वही वाटर जो है अपने यूज का होगा। ओके, तो अगर कोई हालांकि एक्विफर की जो डेफिनेशन है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। ठीक है, डिपेंड करती है डिमांड पे। अगर बात कर लीजिए कि कोई इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अगर अपन ने कोई ट्यूबवेल या वेल को जो है वो डग किया है, और उसमें जो अपना डिमांड है वो बहुत हाई है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो एक्विफर जो है वो उसको फिलफिल ना कर सके, तो उस कंडीशन में वो उसके लिए एक्विफर नहीं होगा। ओके, बट अगर वही सेम अगर एक्विफर को अगर कोई वही सेम लोकेशन पे अगर कोई एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर कोई वेल डग कर रहा है, तो वो उसकी डिमांड को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो उस पर्पस के हिसाब से वो एक्विफर होगा। ओके, तो ये सब डिपेंड करता है पर्पस पे। अगर आपका पर्पस पूरा हो रहा है, इनफ वाटर जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, इनफ वाटर वो होल्ड कर रहा है, तो वो एक्विफर होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल सैंड फॉर्मेशन, सैंड फॉर्मेशन में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, बट इनफ होती है जितना अपन को चाहिए रहता है छोटे पर्पस के लिए, और उसमें ट्रांसमिशन रेट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेशन को अपन एक्विफर बोलते हैं। ठीक है, एक्वीफ्यूज की बात क्या करते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल आपने ग्रेनाइट फॉर्मेशंस का देखा है, बहुत सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड ब्लॉक्स होते हैं, वो उसमें क्रैक्स भी नहीं होते, तो वो वाटर होल्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लगभग नील होती है, और ट्रांसमिशन रेट भी उनका बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत इम्परमीबल होते हैं वो। तो ऐसे ऐसे इक्विफर्स को बोलते हैं एक्वीफ्यूज। ठीक है, तो जो ना पोरस होते हैं और ना परमीबल होते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन रेट उनका लगभग नील होता है, या फिर एक गुड रेट से ट्रांसमिट नहीं कर सकती है। गुड रेट है वो डिमांड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर वो गुड रेट को अचीव कर रहा है तो वो एक्विफर है ट्रांसमिशन उसका, और अगर उसका ट्रांसमिशन गुड रेट से अचीव नहीं कर रहा है तो वो फिर एक्विफ्यूज है। ठीक है, और नॉन पोरस है तो फिर वो एक्विफ्यूज है। ओके,
देन अपन बात करते हैं एक्विटार्ड्स की। एक्विटार्ड्स की आपने देखी होगी कभी कभी रॉक फॉर्मेशन जिसमें क्रैक्स होते हैं, ठीक है। तो जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो उनको पता होता है कि जब भी अगर अपन वेल ट्यूब वेल बनाते हैं और अपन बोलते हैं कि अगर वो ग्रेवल के बीच में रॉक्स के बीच में मिल गया और रॉक्स में भी ऐसी जगह मिला है वो कि वहां पर क्रैक्स मिल गए अपन, ठीक है। तो ऐसे एक्विफर्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के एक्विफर्स क्या होते हैं, नॉन पोरोस होते हैं, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, बट जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्रैक्स में क्या है कि पोर स्पेस होता है, ठीक है। तो अगर उनको कोई भी फॉर्मेशन से वाटर मिलता है, अगर वो वाटर किसी को सोर्स कर लेते हैं ऐसे रॉक फॉर्मेशन और एक प्रॉपर क्रैक्स जो है आपके वेल तक होता है, ठीक है, तो उसमें जो ट्रांसमिशन रेट है बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ऐसे एक्वीफर्स जो है बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो उस टाइप के कंडीशंस को अपन तो एक्विटार्ड, ठीक है। तो हालांकि ऐसी कंडीशंस मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर अपन को कोई वाटर सोर्स नहीं मिला तो उसको एक्विटार्ड बोलेंगे, ठीक है। अगर वाटर सोर्स मिल गया तो वो ऑब्वियसली वो एक्विफर हो गया, ठीक है। पोरस नहीं है बट वो ट्रांसमिट कर रहा है और आपकी डिमांड को फुलफिल कर रहा है, उस केस में अपन उसको एक्विफर बोलेंगे। बट इस केस में अभी अपन बात कर रहे हैं कि अगर रॉक फॉर्मेशन को कोई वाटर सोर्स नहीं मिलता है, ठीक है, ड्रेन तो है वहां पर, क्रैक्स है वहां पर, बट उसको वाटर सोर्स नहीं मिल रहा है, ओके। तो ऐसे केसेस को अपन को बोलते हैं एक्विटार्ड। एक्विक्लूड क्या होते हैं, जैसे क्ले फॉर्मेशन। क्ले फॉर्मेशन आपको पता था पोरोसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, बट उसका स्पेसिफिक यील्ड बहुत कम होता है। इसका मतलब है उसका ट्रांसमिसिटिविटी या ट्रांसमिशन रेट वो वाले फॉर्मेशन में बहुत कम होता है, ठीक है। तो ऐसे को अपन बोलते हैं एक्विक्लूड। एक्विक्लूड क्या होते हैं कि जो पोरस तो होते हैं, इनफ पोरस होते हैं, वाटर होल्ड कर लेते हैं, बट लेस परमेबल और नॉन ट्रांसमिसिबल होते हैं, ठीक है, एट अ गुड रेट। जो रेट अपन को चाहिए उस रेट के हिसाब से वो ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो ऐसे को अपन बोलते हैं एक्विक्लूड, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपन आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ इक्विफर्स में। तो दो टाइप के इक्विफर होते हैं, मैंने आपको बताया था, कन्फाइंड इक्विफर्स और अनकन्फाइंड। हालांकि होते और है, मैं आपको डिस्कस करूंगा। मेन जो दो टाइप के मोस्ट कॉमनली टाइप जो एक्विफर्स है दो टाइप के मिलते हैं। तो कन्फाइंड इक्विफर की पहले बात करते हैं अपन। कन्फाइंड इक्विफर में होता क्या है कि अब मान लीजिए इसका रिचार्ज एरिया है, ठीक है। तो वाटर जो है यहाँ भी ट्रांसमिट नहीं कर सकता, यहाँ भी ट्रांसमिट नहीं करता, तो इसका जो वाटर का लेवल है वो धीरे 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 इन दोनों परमेबल लेयर के बीच में बढ़ते रहता है। तो अगर इसकी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लाइन अगर अपन देखें, मान लीजिए अगर किसी वेल को यहाँ डक करें अपन, ठीक है, तो इसका वाटर लेवल तो यहाँ तक है, बट ड्यू टू द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लाइन ये जो वेल है इसकी जो हाइट होगी, ठीक है, वाटर लेवल की, वो यहाँ तक होगी, ठीक है। अगर कोई दूसरा अगर वेल है या पीजोमीटर अगर अपन यहाँ यहाँ पर इंस्टॉल करें, ठीक है, तो उसकी प्रेशर लाइन जो होगी, हाइड्रो वाटर लेवल होगा वो यहाँ तक होगा, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन शो कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था इस लाइन को जो बोलते हैं अपन पीजोमेट्रिक सरफेस बोलते हैं, ओके। तो जो भी इमेजिनरी लाइन है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है किसी भी इक्विफर्स के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक सरफेस, ठीक है। तो कोई भी कन्फाइंड इक्विफर, मान लीजिए ये कन्फाइंड इक्विफर है, इसके लिए पीजोमेट्रिक सरफेस होगी वो ये होगी, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसकी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लाइन को शो कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो कन्फाइंड इक्विफर में क्या होता है कि वाटर इज अंडर प्रेशर। ये प्रेशर जो वाटर है वो इमेंस प्रेशर पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इम्परमेबल लेयर के बीच में और इसकी हाइड्रोस्टेटिक या प्रेशर जो पीजोमेट्रिक सरफेस वो ऊपर होती है, ठीक है। इस कारण से जो है ये जो है प्रेशर में अंडर प्रेशर होता है। इनको आर्टिशियन इक्विफर्स भी बोलते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। इनको जो पहले जब ये इक्विफर्स की जब स्टडी स्टार्ट की थी तो उनको आर्टिशियन इक्विफर्स बोलते थे, बाद में इनका नाम चेंज कर कन्फाइंड इक्विफर्स की है, ठीक है। देन जो फ्लोइंग वेल्स होते हैं वो स्पेशल केसेस होते हैं आर्टिशियन इक्विफर में। मान लीजिए ये आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल है फ्लोइंग वेल का, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपको पता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लाइन, ये जो प्रिज्मेटिक सरफेस है इसकी, ये ऊपर से जा रही है। मान लीजिए अगर कोई डिप्रेशन में अगर अपन यहाँ वेल करते हैं, बोरवेल करते हैं, तो उसकी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लाइन यहाँ तक है, ठीक है। तो ये जो वाटर है इमेंस रेट से, ठीक है, टू ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लाइन तक इमेंस रेट से जो है वो डिस्चार्ज होता है। तो इस टाइप के वेल्स की टेंडेंसी क्या होती है कि इसमें वाटर जो वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होता है विदाउट एनी पंप और विदाउट उसके, ठीक है। साउथ इंडिया में बहुत अपन देख सकते हैं ड्यूरिंग द मानसून क्या होता है कि जोन ऑफ सैचुरेशन बहुत ऊपर आ जाता है, ठीक है, रिचार्ज एरिया में ज्यादा रिचार्ज होने के कारण। तो इसमें जो कन्फाइंड इक्विफर यहाँ से तो रिचार्ज होगा नहीं, यहाँ ऊपर से रिचार्ज होगा नहीं, तो यहाँ रिचार्ज एरिया उसका बहुत दूर होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग ऑन द मानसून जो होता है वो रिचार्ज बहुत ज्यादा होता है, यहाँ ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत बढ़ता रहता है। तो जो भी डिप्रेशन में वेल्स होते हैं वो एक फ्लोइंग वेल की कंडीशन में आ जाते हैं, ओके। तो ये स्पेशल कंडीशन है। वही अनकन्फाइंड की अपन बात करें, अनकन्फाइंड की अगर बात करते हैं तो अनकन्फाइंड में क्या होता है कि वाटर टेबल अबव दिस इक्विफर एंड बिलो देयर इज इम्परमेबल लेयर। ये अपन ने पहले भी देखे थे कि ऊपर जो है ये वाटर टेबल होता क्या है, जैसे मैंने आपको पीजोमेट्रिक सरफेस बताया था। तो अनकन्फाइंड इक्विफर्स में भी जो लाइन है, मान लीजिए कि मल्टीपल अपन ने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन वेल यहाँ पर इंस्टॉल कर करके एक ऑब्जर्वेशन वेल यहाँ इंस्टॉल कर दे, तो उसका लेवल यहाँ तक होगा, यहाँ तक हो, तो नंबर ऑफ अपन ने ऑब्जर्वेशन वेल से इसकी एक लाइन बनाते हैं जो इसकी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लाइन को शो करती है, ठीक है।
ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगी क्योंकि ओपन टू सरफेस है, ओके, और रिचार्ज इसका यहीं से हो रहा है। तो जो इमेजिनरी सरफेस है, जो अपनी हाइड्रोस्टेटिक लाइन है, जो अपनी पीजोमीटर बनाता है, वो होगी इसकी वाटर टेबल। ठीक है, तो ये अपन ने देखे थे कि जो पीजोमेट्रिक सरफेस होती है अनकन्फाइंड एक्वीफर की, वो होती है वाटर टेबल। ठीक है, वो वाटर टेबल कहलाती है, मतलब उसके वाटर टेबल से कोइंसाइड करती है। तो अपर सरफेस से कन्फाइंड एक्वीफर भी उसको में बोलते हैं वाटर टेबल, ओके। और वही कन्फाइंड में बात करें, जो पीजोमेट्रिक सरफेस है, वो डिपेंड करती है उसकी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे, ओके। तो अपर सरफेस जो होती है अनकन्फाइंड में एक्वीफर्स ऑल्सो वाटर टेबल एक्वीफर्स भी बोलते हैं, क्योंकि या फेरेटिक वाटर सरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाली जो सरफेस है उसको वाटर टेबल बोलते हैं, फेरेटिक वाटर सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर जो होता है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, ये ओपन पॉइंट टू एटमॉस्फेयर है। देन द फ्लो ऑफ द वाटर इज ड्यू टू द डिफरेंस पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, तो अपन अगर यहाँ पर पीजोमेट्रिक हेड ज्यादा है, यहाँ कम है, तो फ्लो होगा वो इस साइड से होगा, तो वो डिपेंड करता है इसके पीजोमेट्रिक हेड कितना है। बट कन्फाइंड एक्वीफर्स में क्या होता है कि वाटर जो है उसका पीजोमेट्रिक सरफेस बहुत ऊपर है, ओके। तो जो यहाँ अंदर वाटर है ये बहुत प्रेशर में होता है, ठीक है, अल्टीमेटली बहुत प्रेशर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई अपन ने वेल यहाँ डग की है, तो ये इस हाइट तक जो है आ गया इसका वाटर लेवल। ठीक है, देन अपन बात की कि अगर इसका वाटर अपन ने डिस्चार्ज कर लिया, पंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो वाटर है वो रिमूव हो रहा है यहाँ से। तो जो इसकी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो यहाँ से कम होगा, मान लीजिए यहाँ से कम होकर यहाँ आ गया, ओके। यहाँ तो इस वाटर सरफेस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चेंज हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि इसका हाइट ऑफ वाटर कितना होगा, ठीक है। तो जो डिस्चार्ज हो रहा है वाटर का, वो अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा है इसकी हाइट पे, ठीक है, कितनी हाइट है इसकी। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो डिस्चार्ज हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है इसके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे। वही अपन अनकन्फाइंड एक्वीफर की बात करें तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का इसमें इक्वल टू होता है पीजोमेट्रिक, सॉरी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। तो जो पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं वाटर टेबल का जो स्लोप बन रहा है, तो उसके हिसाब से इसके जो डायरेक्शन फ्लो है उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है अनकन्फाइंड और कन्फाइंड एक्वीफर में। ये अपन ने देखे थे, द फ्लो ऑफ द वाटर इन दिस एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर, इज ड्यू टू द डिफरेंस इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली लीड करता है कि कितना डिस्चार्ज होना चाहिए वाटर से, वाटर का, ठीक है। दो पीजोमेट्रिक सरफेस है वो फंक्शन होती है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की, ये अपन ने देख लिए थे कि ठीक है, पंपिंग होकर वाटर बाहर जा रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नीचे आ गया, तो जो आपकी पीजोमेट्रिक सरफेस है वो भी डाउन हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो पीजोमेट्रिक सरफेस होती है कन्फाइंड एक्वीफर की, वो उसकी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लाइन होती है, ओके। देन अपन बात करते हैं सेमी कन्फाइंड एक्वीफर की। ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। ये आप मान लीजिए कि एक कन्फाइंड एक्वीफर है, ठीक है, जिसके नीचे इम्परवियस लेयर है और ऊपर भी इम्परवियस लेयर है। इस इम्परवियस लेयर में क्या कभी कभी कुछ लीकेज होते हैं, ठीक है, जैसे ये सेक्शन हो गया एक छोटा सा लीकेज, इस सेक्शन में एक छोटा सा लीकेज हो गया, ओके। तो इस टाइप की एक्वीफर जो है उसको अपन बोलते हैं सेमी कन्फाइंड एक्वीफर, ओके। तो सेमी कन्फाइंड एक्वीफर अबव बाय द सेमी परवियस लेयर और बिलो बाय द सेमी परवियस इम्परवियस लेयर। कभी कभी नीचे जो होती है वो भी सेमी परवियस लेयर होती है, तो वाटर जो है यहाँ भी मूव कर सकता है और यहाँ भी मूव कर सकता है। तो इस टाइप की एक्वीफर में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो अनकन्फाइंड से तो ज्यादा होता है, बट कन्फाइंड जो एक्वीफर होता है उससे कम होता है, ठीक है। इस टाइप की एक्वीफर को लीकी एक्वीफर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें लीकेज होता है, ठीक है। देन पर्ज्ड एक्वीफर बहुत एक इंटरेस्टिंग कंडीशन है। होता क्या है कि मान लीजिए इस टाइप की अगर अपने पास जियोलॉजी वर्टिकल सेक्शन है और यहाँ पर कोई एक छोटा सा इम्परमेबल सेक्शन आ गया सी शेप का, ठीक है। तो जो वाटर है वो डीप परकोलेट होकर नीचे जा रहा है, तो ये इम्परमेबल लेयर है, तो इस वाटर को क्या है, रिटार्ड करती है और यहाँ पर ये स्टोर कर लेती है, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मेशन है यहाँ का, ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है अगर ये इनफ पोरस हो, ट्रांसमिट कर सकता हो, ट्रांसमिशन रेट उसका गुड हो, ठीक है, तो इस वाटर को अपन इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ का ग्राउंड वाटर टेबल बहुत डीप है, बहुत ज्यादा डीप है, बट ये एक लोकल जोन ऑफ सेचुरेशन बना रहा है यहाँ पर ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस इम्परमेबल लेयर इन अ वेडोजा जोन, ठीक है। वेडोजा जोन मैंने आपको बताया था जो अनसेचुरेटेड जोन होती है, बट ये इम्परमेबल लेयर बनने के कारण क्या है, यहाँ पर एक सेचुरेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस वाटर को अगर ट्रांसमिशन अच्छा हो तो इस वाटर को अपन यूज भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के एक्वीफर्स को बोलते हैं अपन पर्ज्ड एक्वीफर। इसका एग्जांपल मैंने बहुत अच्छा देखा था, आपने सुने होंगे जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत डीप है, बहुत ज्यादा डीप है। तो वहां पर वहां के लोग बोलते हैं उसको कुई। एक तो बड़ा कुआं होता है जो बहुत डीप होता है, जिसको एनिमल्स की यूज करके बहुत गहरे वाटर जो है उसको गहरा बकेट से उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें बहुत मेहनत लगती। बट कभी कभी वहां पर छोटी छोटी कुई मिलती, तो कुई जो है वो इसका केस है पर्च वाटर का। जो कुई की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बहुत लिमिटेड वाटर होता है उसमें, इसलिए एक छोटा सा होल करते हैं
और जो होल होता है वो ज्यादा डीप नहीं होता, ठीक है। इस टाइप के एक्वीफर जो है वो ज्यादा डीप नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि एज कम्पेयर टू द वाटर टेबल। तो उस टाइप के क्या है, लोकल जोन ऑफ सैचुरेशन बन जाता है। तो उस टाइप के कुएं को वहां पर एकदम एक्सट्रीम जब उनके गर्मी पड़ती है, जब कोई सोर्स नहीं रहता, तो उस टाइप की कुएं का यूज करते हैं। तो ये एक प्रकार से मान सकते हैं कि इमरजेंसी बैकअप है, ओके। और बहुत इसका पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर से मिलता नहीं है। तो इसकी जो क्वालिटी ऑफ वाटर होती है वो इक्विवेलेंट टू रेनफॉल होती है, ठीक है। जैसा रेनफॉल आ रहा है वैसा का वैसा रेनफॉल डीप परकोलेट होकर यहाँ पर लोकल जोन ऑफ सैचुरेशन, बट इसका एक्सटेंड जो होता है, एरिया होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये इम्परमेबल जोन का साइज जो है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, ओके। तो ये स्पेशल केस है अनकन्फाइंड एक्वीफर का, ये देख लिया अपन ने। व्हेन एन इम्परमेबल लेयर इन अ वेडोजर जोन रिटार्ड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड क्रिएट द लोकल जोन ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। तो इस टाइप के एक्वीफर को अपन फर्स्ट एक्वीफर बोलते हैं। लिमिटेड एरियल एक्सटेंड होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अपर लेयर ये ऑल्सो नोन एज द पर्ट वाटर टेबल। तो इस टाइप की एक छोटी सी अगर जो यहाँ पर ये वाटर टेबल बना रहा है, इसको अपन बोलते हैं पर्च्ड वाटर टेबल, ओके। देन अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर्स की, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रांसमिटिविटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ ट्रांसमिशन, ओके। तो इसको अपन क्वांटिटेटिवली कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अपन निकालेंगे। तो मान लीजिए कि अगर ये अपने पास ये कन्फाइंड एक्वीफर है, जिसके ऊपर इम्परमेबल लेयर है और नीचे बेड रॉक है, ओके। इसका विड्थ है, इसकी थिकनेस जो है वो है बी, ठीक है। और यहाँ पर दो अपने पीजोमीटर या ऑब्जर्वेशन वेल अपन इंस्टॉल करके रखे। तो मान लीजिए अगर इसका हाइड्रोस्टेटिक पीजोमेट्रिक सरफेस यहाँ तक है, तो ये जो लेवल है यहाँ से लेकर इसके लिए यहाँ पर होगा, और थोड़ी अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लाइन डाउन हो रही तो यहाँ पर लेवल ये है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो डिफरेंस इन लेवल एच है और दोनों के बीच में लेंथ है जो वो एल, ठीक है। तो डार्चिस लॉ लगाते हैं अपन, क्यू इक्वल टू के बी। लिमिटिंग कंडीशन है एच टू माइनस एच वन, ठीक है, अपॉन एल जो हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये के बी जो है, के मल्टीप्लाई बी, अपन इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ट्रांसमिटिविटी, ठीक है। इसमें एरिया अपन ने लिए थे, हालांकि अपन इसको यूनिट थिकनेस के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू हो गया के मल्टीप्लाई बाई डी फॉर द यूनिट थिकनेस, फॉर उसकी थिकनेस को अपन यूनिट मान लेते हैं। तो अल्टीमेटली इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर फॉर द यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, विद द यूनिट विड्थ ऑफ द एक्वीफर, ओके। तो यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, और जो विड्थ है अगर वो एक यूनिट होगी तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा K, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ट्रांसमिटिविटी इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर, ठीक है, फॉर द यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड फॉर द यूनिट विड्थ ऑफ द वाटर, ठीक है। तो इस टाइप से इसको, इसका फॉर्मूला होता है T इक्वल टू KB, ठीक है। जो अनकन्फाइंड एक्वीफर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जब भी अपन वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये अनकन्फाइंड एक्वीफर है और ये इसका यहाँ पर ये कोई अपन मान सकते हैं ये उसकी वाटर टेबल है, ओके। तो यहाँ पर अगर अपन वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन वेल अपन ने लगा दिए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन वेल लगाने के कारण जहाँ पर वाटर को एक्सट्रैक्ट किए, तो अल्टीमेटली ये वाटर टेबल नीचे आएगी, ठीक है, इस टाइप का एक कर्व बनाएगी। तो इसकी जो विड्थ है एक्वीफर की वो हो जाती है चेंज, ठीक है। इस कारण से क्या है कि अपन इस टाइप की प्रॉपर्टीज को अनकन्फाइंड एक्वीफर्स के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। कन्फाइंड एक्वीफर्स में क्या होगा कि इसमें जो चेंज हो रहा है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो डाउन होता है, उसका लेवल जो है सरफेस का, वाटर सरफेस का लेवल वो कांस्टेंट बना रहता है। तो इसलिए जो इसका थिकनेस चेंज नहीं होता है, इसलिए इस टाइप की प्रॉपर्टीज को क्या अपन अनकन्फाइंड एक्वीफर्स के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। देन अपन बात करते हैं स्टोरेज कोफिशिएंट्स की। स्टोरेज कोफिशिएंट क्या होता है, मान लीजिए कोई कन्फाइंड एक्वीफर में एक अपन ने एक छोटा सा वर्टिकल सेक्शन निकाला है, ठीक है। इसमें ये एक छोटा सा जो मैट्रिक्स है सॉइल का वो अपन ने यहाँ पर लिए है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का क्या विड्थ है, मान लेते हैं बी है, ठीक है। ये विड्थ अपने पास ये बी है, ठीक है। ये अपने पास एरिया है इसका, सरफेस एरिया, ठीक है। तो अपन को फाइंड आउट क्या करना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द चेंज ऑफ द डेल एच, ठीक है। अगर अपन डेल एच उसमें हेड डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का डिफरेंस आ रहा, ये जो प्रेशर है ये हेड डिफरेंस जो है ये हाइट का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चेंज हो रहा है। तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चेंज हो रहा है या पीजोमेट्रिक हेड जो है चेंज हो रहा है, उस हेड चेंज से अपन कितना जो वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं स्टोरेज कोफिशिएंट। उसका स्टोरेज कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि कन्फाइंड एक्वीफर मैंने आपको बताया था इस टाइप का कन्फाइंड एक्वीफर्स होते हैं, ठीक है। ये अपने पास बेड रॉक है, ये इम्परमेबल लेयर है, और यहाँ जो वाटर है वो ट्रैप है, ठीक है। तो होता क्या है कन्फाइंड एक्वीफर्स में, ये आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे होते हैं। तो इस एक्वीफर्स की टेंडेंसी क्या होती है कि अपने पास फॉर्मेशन में दो टाइप की चीजें हैं, या तो सॉइल है या वाटर है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये सॉइल एंड वाटर एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी होती है और वाटर कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो सॉइल कंप्रेस करती है और वाटर को बोलती है कि वो इक्विफर से बाहर चल जा, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण। और वही वाटर की भी सेम टेंडेंसी होती है कि जो सॉइल को बोलता है कि वो इक्विफर से बाहर हो जाए, ठीक है।
तो होता क्या है अल्टीमेटली, अगर कोई स्क्रीन वेल अपन लगाते हैं, स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो तो रुक जाती है, वाटर जो है वो अंदर वेल में जाता है, उसको अपन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी वो बढ़ रही है और वाटर की कम हो रही है, ठीक है। बट दोनों की जो कंप्रेसिबिलिटी है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, वो स्टेबल है, तो दोनों की कंप्रेसिबिलिटी का अगर सम करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर अपन वाटर अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो धीरे धीरे जो है उस सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब है सॉइल और फोर्स करेगी वाटर को टू रिमूव, ठीक है, रिमूव फ्रॉम द फाउंडेशन फॉर्मेशन, ठीक है। तो फॉर्मेशन से रिमूव करने के लिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी और बढ़ती रहेगी और वाटर की कंप्रेसिबिलिटी कम रहेगी, ठीक है। तो एक सिंपल कंसेप्ट है। तो अपन मान लेते हैं अल्फा जो है वो सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी है और बीटा जो है वाटर कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी का यहाँ पर टर्म इसलिए लाए हैं क्योंकि अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था कि क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर रिलीज कर रहे हैं अगर अपन, ठीक है, तो अल्टीमेटली लीड कर रहा है वो उसके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को डाउन करने का, ठीक है। वहां पर जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लाइन डाउन हो रही है, वहां लेवल तो डाउन हो नहीं रहा है कन्फाइंड एक्विफर्स में। ऐसे केसेस में अपन को कंप्रेसिबिलिटी का कंसेप्ट लाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका क्या है कि बहुत लंबा डेरिवेशन होता है, मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया हूँ। होता क्या, आप अप्रोच समझ लीजिए कि अल्टीमेटली अपन को पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है इज इक्वल टू डेंसिटी। तो अपन मास बोल सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वी, मल्टीप्लाई तो अपन पोरोसिटी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एरिया जो आपको बताया था कि जो एरिया ऑफ फ्लो रिप्रेजेंट करता है तो अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है पोरोसिटी से, ठीक है। तो वॉल्यूम है ए मल्टीप्लाई बाय द बी, ठीक है। तो अपन ए यहाँ पर 1 मान के चल रहे हैं तो अपने पास होता है रो मल्टीप्लाई बाय द बी मल्टीप्लाई बाय द ईटा, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू, तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर अपन को चेंज ऑफ मास निकालना है, ठीक है, तो चेंज हो रहा है मास का, वो आइदर ड्यू टू द चेंज ऑफ रो या आइदर ड्यू टू द चेंज ऑफ बी या आइदर ड्यू टू द चेंज ऑफ पोरोसिटी। तो इन तीनों के लिए अपन अलग अलग कैलकुलेशन निकालते हैं, इन तीनों के साथ कितना कितना कैसे कैसे चेंज हो रहा है। चेंज होने के बाद अपने पास जो चेंज ऑफ मास आता है, अल्टीमेटली अगर उसको वॉल्यूम अपन को निकालना है तो अपन जो चेंज ऑफ मास आता है उसको अपन चेंज ऑफ मास डिवाइडेड बाय द रो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रो करने के बाद अल्टीमेटली अपन को जो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो वॉल्यूम अपन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम अपन को फाइंड आउट हो जाता है। ओके, तो ये एक अप्रोच है छोटी सी कि अपन को चेंज ऑफ मास निकालना है ड्यू टू द चेंज ऑफ मल्टीपल पैरामीटर्स, देन अपन उसको डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके इजीली चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि कितना वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं ड्यू टू द चेंज ऑफ हेड। ओके, डेल एच। तो अपन मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर हेड, अगर यूनिट हेड डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। तो अपन कितना वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय चेंजिंग अ यूनिट हाइड्रोलिक हेड, बाय चेंजिंग द यूनिट हाइड्रोलिक हेड, ठीक है। तो उससे अपन निकाल सकते हैं कि कितना वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। तो अपन इस कंडीशंस के लिए कंडीशन अपन ये बोल सकते हैं स्टोरेज कोफिशिएंट, बहुत लंबा इसका डेरिवेशन मैंने इंक्लूड नहीं किया हूँ, आप बस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। स्टोरेज कोफिशिएंट होता है गामा बी 1 प्लस ईटा बीटा, ठीक है। तो ईटा अपने पास है वो है पोरोसिटी, ठीक है। अल्फा जो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ सॉरी 1 नहीं है, यहाँ पर अल्फा है, अल्फा प्लस ईटा बीटा है, ठीक है। तो अल्फा जो है अपने पास वो है अपने पास पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक, सॉरी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। बीटा जो है अपने पास कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर, ईटा अपने पास पोरोसिटी है और गामा जो अपने पास वो है मास डेंसिटी, ठीक है। तो इससे इस फॉर्मूला का यूज करके अपन स्टोरेज कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो स्टोरेज कोफिशिएंट को डिफाइन कैसे करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम अ प्रिज्म, ठीक है, यहाँ पर अपन प्रिज्म लिए थे विद द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को अपन ने 1 मान के चले थे विद द यूनिट ड्रॉप ऑफ द पीजोमेट्रिक हेड, ठीक है। तो एक यूनिट ड्रॉप ऑफ द पीजोमेट्रिक हेड से एक पर्टिकुलर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना वॉल्यूम वाटर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये होगा स्टोरेज कोफिशिएंट, ठीक है। अगेन सेम इसमें भी कंडीशन ये है कि अनकन्फाइंड एक्विफर्स में है जो हेड चेंज करते हैं विल लीड्स टू द चेंज ऑफ द थिकनेस ऑफ द एक्विफर, इसलिए जो स्टोरेज कोफिशिएंट है उसको भी अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए, ठीक है। तो कन्फाइंड एक्विफर में क्या होता है कि जो अगर वॉल्यूम अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें थिकनेस जो है वो कांस्टेंट हो रही है एक्विफर की, बट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चेंज हो रहा है। बट अनकन्फाइंड एक्विफर में ये कंडीशन नहीं है, इसलिए उसमें अपन डिफाइन नहीं कर सकते। उसमें सिंपली जो स्पेसिफिक यील्ड होगी वही उसका स्टोरेज कोफिशिएंट होगी। स्पेसिफिक यील्ड भी अपन को अगर अपन यूनिट एरिया में लेते हैं, अगर यूनिट ड्रॉप ऑफ हेड है तो अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक यील्ड को अगर अपन डिफाइन करते हैं अगर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए और यूनिट डेप्थ, यूनिट चेंज इन हेड के कंसेप्ट में, तो अपन इजीली बोल सकते हैं कि उसका स्टोरेज कोफिशिएंट क्या है या फिर उसकी स्पेसिफिक यील्ड क्या है, ठीक है। तो उसको अपन स्टोरेज कोफिशिएंट की टर्म में अपन डिफाइन नहीं करेंगे, अपन उसको स्पेसिफिक यील्ड के टर्म में डिफाइन करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक स्टोरेज क्या होता है कि यहाँ पर अगर अपन विड्थ है जो उसको भी यूनिट ले लें, ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया, तो अपने पास हो गया एस का फॉर्मूला अपने पास डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा गामा अल्फा प्लस ईटा बीटा, ठीक है, यहाँ पर अल्फा है, ओके।
तो सिंपली जो अपन बोल सकते हैं स्पेसिफिक स्टोरेज क्या होता है, दैट इज स्टोरेज कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय द, ठीक है, बी। ओके, तो अपन इसको बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर इसको टोटल पहले एरिया को अपन यूनिट लिए थे, तो यहाँ पर अगर विड्थ को भी अपन यूनिट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम जो है वो यूनिट हो गया, तो अपन उसको टोटल वॉल्यूम में डिफाइन करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज रिलीज फ्रॉम द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मैट्रिक्स विद द यूनिट ड्रॉप ऑफ द पीजोमेट्रिक हाइट। ठीक है, तो वहां पर अपन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए थे, बट विड्थ जो है उसको एज इट इज लिए थे बी में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बी को भी अगर अपन यूनिट ले लेते तो पूरा वॉल्यूम जो वॉल्यूम है उसका मैट्रिक्स का वो यूनिट हो गया, इसलिए उसको डिफाइन करते हैं यूनिट वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो अनकन्फाइंड एक्विफर्स में भी सेम होता है, द चेंज ऑफ हेड विल लीड टू द चेंज ऑफ थिकनेस। सो स्पेसिफिक स्टोरेज भी है, वो भी अनकन्फाइंड एक्विफर्स के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप बात ये कर सकते हैं कि स्पेसिफिक स्टोरेज हो, स्टोरेज कोफिशिएंट हो, ट्रांसमिटिविटी हो, ये जो है कन्फाइंड एक्विफर्स की प्रॉपर्टी होती है, अनकन्फाइंड एक्विफर्स की नहीं होती है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं जो वेल्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लीजिए अगर यहाँ कोई वेल है और यहाँ से अगर वाटर अपन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली इस टाइप का एक फिनोमेना आता है जो डिप्रेशन टाइप का बनता है, इसको अपन बोलते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जो वाटर टेबल है, तो इसके ऊपर जो है वो अनसैचुरेटेड जोन होगा और यहाँ पर जो होगा वो सैचुरेटेड जोन होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये वाटर मूव करके इसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये कुछ देर बाद इस टाइप से बन जाएगा, देन इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ट्रांसमिटिविटी, उसकी कितना ट्रांसमिशन रेट है, तो वो डिपेंड करेगा कि भाई वो कितने जल्दी यहाँ पर इसको कंपनसेट करता है। ओके, तो इस ये वाले जो कोन है इसको अपन बोलते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली अगर ये हाइट थी किसी भी वेल में, अपन ने पंप किए तो अपने पास पंपिंग के बाद में ये हाइट हो गई, तो डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल हाइट ऑफ द वाटर इन एनी वेल और फाइनल हाइट ऑफ द वाटर, तो वो कहलाता है उसका ड्रा डाउन। ओके, तो कन्फाइंड एक्विफर में भी सेम होगा। कन्फाइंड एक्विफर में भी अल्टीमेटली अगर वाटर अपन निकाल रहे हैं तो उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चेंज हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी हाइट भी चेंज हो रही है। तो कन्फाइंड एक्विफर में भी अपन यही डिफाइन करेंगे, जो ड्रा डाउन होता है वो इनिशियल वाटर लेवल और जो पंपिंग वाटर लेवल उसका डिफरेंस होता है, वो होता है अपने पास ड्रा डाउन। ठीक है, ये जो कर्व बनता है इसको बोलते हैं अपन कोन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब ये है कि इस रेडियस तक है वो इस वेल का इन्फ्लुएंस है, देन इसके बाद में जो है वो इनिशियल वाटर लेवल, जो वाटर टेबल वो एज इट इज से पहले जैसी। ओके, तो यहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस है इस वेल का खत्म हो रहा है। ठीक है, इस पंप अपन जो कर रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट ये है, ये जो सेंटर से अपन नापेंगे तो ये होगा अपने पास रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, ड्रॉडाउन अपन ने देख लिया, कोन ऑफ डिप्रेशन देख लिया, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस देख लिया, और ये टोटल एरिया जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वेल को, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वाटर इस सेक्शन के लिए, इस पंपिंग के लिए, तो इस टोटल एरिया को अपन बोलते हैं द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, तो ये कुछ पैरामीटर्स है। अपन बात करेंगे अब कि अपन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहले आप इक्वेशन ऑफ मोशन का देख लीजिए, फिर मैं आपको उसका पर्पस बताऊंगा, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास एक सॉइल मैट्रिक्स है। ओके, तो अपने पास तीन डायमेंशन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से इनफ्लो हो रहा है, यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है। अपन को आउटफ्लो के लिए जो है वो जो है डिफाइन करना है। ठीक है, अपन को डिराइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो ये कन्फाइंड इक्विफर है, उसका सॉइल मैट्रिक्स है। ओके, इसका हालांकि बहुत लंबा डेरिवेशन था, मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया हूं, आप फाइनल याद कर लीजिए, स्क्वायर ऑफ द लेप्लासियन h इज इक्वल टू h बाई टी डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये इसका जो होता है फॉर्मूला होता है, और लेप्लासियन स्क्वायर ऑफ h को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डी स्क्वायर एच अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। ये तीन डायमेंशन के लिए अपन एक्स और वाई जेड तीनों के लिए डिफाइन करते हैं, तो इसको अपन इस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं इस सीरीज को। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर कोई स्टेडी स्टेट कंडीशन है और ये वन डायरेक्शनल फ्लो की स्टेडी स्टेट होता क्या है, कि मान लीजिए कि अगर ये कोई कन्फाइंड इक्विफर है, ठीक है, और ये जो वाटर है ये अपने पास एक वेल है, इससे अपन वाटर जो है पंप कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इनिशियल वाटर लेवल था और ये उसका जो है ये पंपिंग वाटर लेवल है। ठीक है, तो अपन जब वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो वाटर है वो जो पंपिंग वाटर है कंटिन्यूसली नीचे जाते जाएगा, बट अगर अपन ऐसे कांस्टेंट रेट से अगर अपन इसको डिस्चार्ज करें, इस कांस्टेंट रेट से अपन उसको पंप करें, कि इसका जो ट्रांसमिशन रेट है, ठीक है, तो वाटर क्या होगा कि जब रिलीज होगा तो दूसरा वाटर इसमें जो है वो ड्रेन आउट भी होगा। ठीक है, तो ये रेट जो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, अगर बराबर हो जाए अपने पंपिंग रेट से, ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जिसका जो ट्रांसमिशन रेट है, ठीक है, ड्रेनेज जो ड्रेन कर रहा है पंप वेल का रेट, और ये रेट अगर कांस्टेंट हो जाए तो जो ड्रॉ डाउन अपना वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जिस लाइन पर उसी लाइन पे होगा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ड्रॉ डाउन विल नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम। ठीक है, अगर ड्रा डाउन
अगर विद टाइम अगर वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो वो अपन स्टेडी स्टेट नहीं बोलेंगे। स्टेडी स्टेट में अपन क्या बोल सकते हैं कि जो ड्रॉ डाउन है वो अब चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो गया, बट इसका मतलब ये है कि वो अब टाइम का फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो ड्रॉ डाउन है वो कांस्टेंट होगा, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। तो उसमें कंडीशन क्या होती है, जो क्यू शुड बी कांस्टेंट, ठीक है, अपन कांस्टेंट रेट से ही उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वाटर को, और बेस्ड ऑन ट्रांसमिटिविटी ऑफ द एक्विफर इसका जो है एक ड्रॉ डाउन जो फिक्स हो गया है, ठीक है, अब वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस को अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। तो अपन सिर्फ वन डायरेक्शनल फ्लो मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो लैप्लासियन को अगर अपन एक्सपांड करेंगे तो लैप्लासियन जो होगा वो डी स्क्वायर एच अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो इसलिए होगा क्योंकि अगर अपन ने जो डी एच अपॉन डी टी उसको जीरो रख रखा है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन डार्चिस लॉ लगाएंगे तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये लिमिटिंग कंडीशन मेरे पास दो पीजोमीटर है, इसका हेड H1 और इसका H2 दोनों के बीच में जो है अपने पास L डिस्टेंस है और ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कर रहा है, तो इजीली अपन फाउंड कर सकते हैं लिमिटेड कंडीशन लगा के, डार्चिस लॉ लगा के, कि उसका जो एक फ्लो ऑफ इक्वेशन किस टाइप से होगी, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है। अगर अपन बात करते हैं कि रेडियल फ्लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात कर रहे हैं अगर अपन इस ये सॉइल मैट्रिक्स की, ठीक है, तो अपन पहले मान लिए कि जो फ्लो है सिर्फ एक्स एक्सिस में है, बट होता क्या है रेडियल फ्लो कि आपको पता है कि अगर यहाँ पर कोई वेल अगर अपन यहाँ से अगर इस सॉइल मैट्रिक्स में वेल आ रहा है, ठीक है, तो वाटर जो है वो रेडियली आएगा, ठीक है, इस तरीके से जो है वो वाटर जो है वो मूव करेगा, रेडियली मूव करेगा, ठीक है। अगर अपन टॉप व्यू देखें किसी भी वेल का तो अपन ये बोल सकते हैं ये वेल है, ओके, तो इसका जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस जो रेडियली जो एक सर्कल बनाएगा, इस रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का जो एरिया है जो वाटर है वो ड्रेन करेगा अपने वाटर को, इसलिए अपन को ये रेडियल कोऑर्डिनेट लेना जरूरी है, ठीक है। इस रेडियल कोऑर्डिनेट को ही अपन को फाइंड आउट करना है कि अपनी इस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, ठीक है, क्योंकि इन प्रैक्टिकल एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन कंसीडर करके अपन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वेल में जो ऑब्जर्वेशन वेल में जो डायमेंशंस होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं वो रेडियली होते हैं, ओके। तो अपन मान लेते हैं कि एक अपने पास ये वेल है जिसे अपन पंप कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के लिए अपन ने टू यहाँ ऑब्जर्वेशन वेल है या पीजोमीटर से उनको इंस्टॉल करके रखे हैं, जिसका एक में हाइट है अपने पास H1, ठीक है, यहाँ पर जो हाइट है वो अपने पास H1 और इसकी हाइट है वो अपने पास H2, ठीक है। ये इसको R1 और R2 डिस्टेंस पे इंस्टॉल करके रखे हैं, ओके। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, ये भी स्टेडी स्टेट के लिए डिफाइंड है। स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, कांस्टेंट पंपिंग रेट रहे और कोई रिचार्ज ना हो, ठीक है। यहाँ पर अगर पंपिंग रेट है वो भी अपना कांस्टेंट रहे और रिचार्ज ना हो, और ड्रा डाउन विल नो मोर द फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी मैंने आपको बताया कि ड्रा डाउन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कांस्टेंट हो जाता है और बिकम कांस्टेंट विद द टाइम। इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ पंपिंग होगी वो इक्वल टू होगी रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट में, ठीक है। इसका मतलब है कि जितना भी वाटर अगर अपन पंप कर रहे हैं जिस रेट से, उतना ही वाटर उसमें ड्रेन हो रहा है, उसको रिप्लेनिश कर रहा है, ठीक है, उतना ही वाटर उसमें उसी रेट से आ रहा है, उसी कंडीशन में जो ड्रा डाउन है वो कांस्टेंट होगा, ओके। इसमें अपन इजीली, इसमें भी बहुत लंबी कैलकुलेशन है, आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, डार्चिस लॉ का यूज करके लिमिटिंग कंडीशन लगा के R1 के लिए जो है वो H1 है और R2 के लिए H2 है, तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन मिलती है अपन को इस फॉर्म में मिलती है, Q इक्वल टू 2 पाई KB, ठीक है, H2 माइनस H1 अपन ln पर R2 बाई R1, ओके। या फिर अपन बोल सकते हैं KB अपन ने ट्रांसमिटिविटी की टर्म डिफाइन किए थे तो बोल सकते हैं 2 पाई T H2 माइनस H1 अपन ln अपन R2 बाई R1, ठीक है। बट अपन को ये पता है कि जो ड्रा डाउन है वो होगा H प्लस एस, ठीक है। इसमें अपन देख सकते हैं आप कि ये अगर पास कोई वेल है तो इसमें अपन मान सकते हैं कि ये जो हाइट होगी जिस हाइट तक ही आ रहा है, ठीक है, प्लस ड्रा डाउन, ये कौन अगर दोनों को प्लस कर देंगे, ये ड्रा डाउन हो गया और ये हाइट ऑफ द वाटर आफ्टर पंपिंग होगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी अपने पास, टोटल H जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अगर टोटल H कांस्टेंट है तो H2 बाई H1 को अपन लिख सकते हैं S1 माइनस H2, क्योंकि ये जो दो वैल्यू प्लस करने के बाद ये कांस्टेंट है, ओके। होता क्या है, इसको ड्रा डाउन में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो इम्परमेबल लेयर है ये बहुत नीचे होती है, बेड रॉक होता है ये बहुत नीचे होता है, ठीक है। और अपन को इक्वेशन में क्या है कि टोटल H जो है ये बॉटम से ही मेजर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ बॉटम से इसको मेजर किया हुआ है, तो इसको इतने डीप से मेजर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अपन को पता भी नहीं है ये लेयर है कितनी नीचे, अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसी लेयर होती है, ठीक है। तो इस एजम्पशन के बाद में अपन ने ये सब कैलकुलेशन जो है ये ऑब्जर्वेशन ये निकाले हैं, ठीक है। तो इस लेयर की डेप्थ अपन को नहीं पता, ये बहुत ज्यादा डेप्थ में होती है, ठीक है। तो ये जो हाइट है अपन को ये कैलकुलेट कर नहीं सकते अपन, इसलिए अपन ने इसको ड्रा डाउन के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को बोलते हैं अपन थीम इक्वेशन, आप याद रखिए थीम इक्वेशन है, ठीक है। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ये जो इक्वेशन डिराइव हुए कुछ एजम्पशन से कंडीशंस पे डिराइव हुई है, तो कंडीशन पर पढ़ लेते हैं थीम इक्वेशन की। एक्विफर मस्ट बी कन्फाइंड, ये अपने देख लेते कन्फाइंड एक्विफर है। देयर शुड बी द स्टेडी स्टेट कंडीशन, इसका मतलब है ड्रा डाउन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी उसको डिफाइन कर सकते हैं। पोरस मीडिया शुड बी आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक मतलब होता है कि जो के जो है वो सेम होना चाहिए ऑल डायरेक्शन, ठीक है। आपको भी पता है कि जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है
वो एक्स डायरेक्शन में अलग हो, वाई डायरेक्शन में अलग हो, जेड डायरेक्शन में अलग अलग हो, तो उसको अपन आइसेंट्रोपिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन के है उसको आइसेंट्रोपिक ले रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी शुड बी सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इसलिए अपन को यहाँ पर सिंगल के ले रहे हैं। अगर नहीं होता तो के एक्स के वाई के जेड तीनों की फॉर्म में अपन लेते हैं। और वेल शुड बी स्क्रीन्ड, ठीक है, तो वेल की स्क्रीनिंग है तभी जो वाटर है वो ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन है थीम इक्वेशन की। अच्छा, पर्पस क्या है इस इक्वेशन ऑफ मोशन की? तो होता क्या है कि फॉर एन एग्जांपल अगर अपन को कोई भी इक्विफर है, ठीक है, उसकी अपन को ट्रांसमिटिविटी निकालना है या फिर उसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो अपन सिंपल एक वेल डिग करते हैं, अपने पास ऑलरेडी एक वेल है, अपन दो पीजोमीटर R1 और R2 डिस्टेंस पे फ्रॉम द वेल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो उनकी अपन हेड की रेटिंग इजीली ले सकते हैं कि उसमें पीजोमेट्रिक हेड कितना है दोनों में, अपन को डिस्टेंस पता है और अपन को रेट ऑफ पंपिंग पता है, ठीक है। तो रेट ऑफ पंप अप करते हैं और वेट करते हैं स्टेडी स्टेट का। जब उसका ड्रॉ डाउन जो है वो भी मेजरेबल है, इजीली मेजर कर सकते हैं अपन। तो ड्रॉ डाउन जो कांस्टेंट हो जाता है उस केस में क्या है, अपने पास स्टेडी स्टेट आ गया, उसमें अपने रेट ऑफ पंपिंग R2 और R1 मतलब डिस्टेंस जो है वेल से और उनका पीजोमेट्रिक हेड, इसका यूज करके इस इक्वेशन का, थीम इक्वेशन का आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो t की वैल्यू क्या होगी, ठीक, क्योंकि अपन को q पता है, h2 s1 पता है, R2 by R1 पता है, ठीक है। तो अपन t जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, t कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मतलब जो है अपन k कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्विफर की ट्रांसमिटिविटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है ना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका, इसको बोलते हैं अपन पंपिंग टेस्ट। आप याद रखिएगा पंपिंग टेस्ट में क्या करते हैं अपन, एक्विफर की जो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज है उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो कन्फाइंड एक्विफर्स में पंपिंग टेस्ट क्या होता है कि कन्फाइंड एक्विफर पंपिंग टेस्ट में हम ट्रांसमिटिविटी और के को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंपिंग टेस्ट। पंपिंग टेस्ट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि अपन वाटर से पंप कर रहे हैं और पंप करके जो रीडिंग्स आ रही है उसका यूज करके अपन इसकी जो प्रॉपर्टीज उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि जो सेफ रेट ऑफ पंपिंग क्या है। अगर अपने पास टी अपन को पता है, ठीक, तो टी अपन को पता है और ऑब्जर्वेशन से अगर अपन H2 S1 और R2 R1 निकाल लें तो अपने पास इस ट्रांसमिटिविटी के लिए अगर कांस्टेंट ड्रा डाउन अपन को रखना है स्टेडी स्टेट में तो एक सेफ लिमिट क्या होगी डिस्चार्ज की, ठीक है। तो ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजों के लिए फाइंड यूज करते हैं। अगर अपन पंपिंग टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अपन एक्विफर की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, अगर अपन को एक्विफर की प्रॉपर्टीज पता है, ठीक है, अपने पास ऑब्जर्वेशंस की रीडिंग पता है, तो अपन इजीली सेफ रेट ऑफ पंपिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर 14। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एक्सप्रेस के पार्ट 2 के बारे में, और पर्टिकुलरली अपन पढ़ेंगे, अपन स्टेडी स्टेट तो देख लिए बट स्टेडी स्टेट जो प्रैक्टिकल लाइफ में मिलना बहुत टाइम लगता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट की कंडीशन के लिए अपन को बहुत वेट करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी डेज भी लग जाते हैं, पंपिंग अपन को कंटिन्यूस करना पड़ता है, ट्रांसमिशन देखना पड़ता है और इसमें ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अपन अब देखेंगे कन्फाइंड एक्विफर्स के लिए अनस्टेडी स्टेट में कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन अपन निकाल सकते हैं। उसके लिए फिर पंपिंग टेस्ट का यूज करके अपन कैसे एक्विफर की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसके अपन बात करेंगे अनकन्फाइंड एक्विफर्स की, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू।